मांगने से कहां मिलती है रोशनी? रोशनी के वास्ते मशाल लाइए। बंद है सूरज तिजोरियों में अगर, बंद है सूरज तिजोरियों में अगर, तो तोड़िए तिजोरियां और निकाल लाइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञानपुर में। दोस्तों, कल का आपको वीडियो पढ़ नहीं पाया था, रीजन था कुछ तबीयत खराब था हमारा, इस वजह से आपको वीडियो नहीं पढ़ पाया था। लेकिन अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक ना दोस्तों। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे जो स्पेशल साइंस चल रहा है रेलवे ग्रुप डी का, उसमें पढ़ाएंगे हम गुरुत्वाकर्षण, ठीक ना। और इसके बारे में आपको पूरा समझाया जाएगा। और आप दोस्तों अगर लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आइए चलते हैं, सबसे पहला देखते हैं कि क्या बताएंगे आपको कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो जो सबसे पहली आपकी हेडिंग है वो है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। अब हमको बता रहे, देखिए न्यूटन साहब ने सन 1686 ईस्वी में 1686 ईस्वी में इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंड, मान लेते हैं एक पिंड ये है, ठीक है, और एक पिंड ये है, दो पिंड है, ठीक है। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। चलिए इसको कैपिटल एम, इसको स्मॉल एम मान लेते हैं, इसको कैपिटल एम मान लेते हैं, ठीक है। दो पिंड है। तो न्यूटन साहब ने बताया कि विश्व में कोई भी जो दो पिंड होंगे उनके बीच एक दूसरे को खींचने के लिए, आकर्षण के लिए इन दोनों में एक प्रकार का क्या लगेगा? एक बल लगेगा। क्या लगेगा? बल लगेगा। और वही आकर्षण बल क्या कहलाया? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाया। इसका मतलब परिभाषा सुनिएगा कि जब किन्हीं दो पिंडों के बीच या किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा। अब बात आते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, ये किसके बराबर में होता है, ठीक है ना। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों, ये जो दो पिंड है, अभी यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, ये जो दो पिंड है यहाँ पर एक मान लेते हैं यम द्रव्यमान का और एक स्मॉल एम द्रव्यमान का, और इनका एक केंद्र है और इनके जो बीच की दूरी है वो है आर, स्मॉल आर। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? स्मॉल आर, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है। देखिएगा कि ब्रह्मांड का जो दो पिंडों के बीच जो बल कार्य कर रहे हैं वो कैसे कार्य कर रहा है। देखिएगा कि दो पिंडों के गुणनफल जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो दो पिंडों के गुणनफल, ये दो पिंड है ना, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी क्या है? आर है ना। इनके बीच की दूरी क्या है? आर। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है, ठीक है। फिर से बताते हैं, हमने क्या बोला कि गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी आर है ना, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा होता है। अब इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो क्या बनेगा? यह प्रोपोर्शनल कैपिटल एम गुणे स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर बनेगा। और जब यही प्रोपोर्शनल हटता है तो बनता है आपका एफ बराबर कैपिटल जी एम इंटू एम बटे आर स्क्वायर। ये होता है फार्मूला आपका, ठीक है। और अच्छा, अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण बल, इसका मात्रक क्या होगा? तो बिल्कुल न्यूटन ही होगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है? बल ही तो है, एक प्रकार का क्या है? बल है। तो इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। अब यहां पर देखते हैं जी क्या है, आखिर जी यहां पर आना, जब ये नितांक हटेगा तो वो कैपिटल जी आ जाएगा, ठीक ना। और जो कैपिटल जी का जो मान है वो 1788 में एक वैज्ञानिक हुए हेनरी कैंडिश, ठीक है ना।
हेनरी कैंडिस ने जी का मान बताया, तो जी का मान कितना होता है आपको वो बता देते हैं। तो यहां पर हम कैपिटल जी का मान अगर निकाल लें तो जो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻11। इसका मात्रक अगर देखा जाए, चलिए हम आपको मात्रक बताते हैं कैसे निकालेंगे आप, ठीक है ना। यहां पर देखिए अगर कैपिटल जी का मान निकाला जाए, कैपिटल जी का मान, तो आर स्क्वायर इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा एफ गुणे आर स्क्वायर, और इधर गुणा कर रहा था इधर क्या करेगा भाग करेगा, कैपिटल एम गुणे स्मॉल एम। मात्रक क्या होगा ये देखिए, एफ का मात्रक क्या होता है बल है तो न्यूटन, एफ का मात्रक क्या होता है न्यूटन, गुणे आर क्या है दूरी है तो दूरी का वर्ग है, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो मीटर का वर्ग क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति द्रव्यमान, द्रव्यमान दो द्रव्यमान है तो किलोग्राम गुणे किलोग्राम, यानी क्या हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो मात्रक क्या यहां पर क्या आएगा 6.67 गुणे 10⁻11 क्या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। याद रखे रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जी का जो मान होता है तो वो पूछा जाता है, किसने दिया था हेनरी कैंडिस ने दिया था 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन। मात्रक याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको अब आते हैं इकट्ठे परिभाषा पर, परिभाषा क्या है, अगर पूछे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है तो दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये किसके बराबर होता है, तो ये उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, ये बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वही क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और अगर फार्मूले की बात करें तो F बराबर जी एम गुणे स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर। ये दोनों पिंडों का अलग अलग द्रव्यमान है, बराबर नहीं है, दोनों पिंड अलग अलग हैं, ठीक ना। मान लेते हैं अगर एक ये सूर्य है और ये मान लेते हैं पृथ्वी है, ठीक ना, तो उन लोगों का द्रव्यमान है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। और जी क्या है, जी को ही कहते हैं, इसी जी को कहते हैं हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। तो ये याद रखे रहेगा इतना, ठीक है। ये आप इतना नोट कर लीजिएगा। इसमें परीक्षा में पूछा क्या जाता है, पूछा गया क्वेश्चन क्या है, जी का मात्रक बताइए, तो जी क्या होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। मान भी याद रखे रहिएगा 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके आगे बताते हैं हम आपको, ये हो गया न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये हो गया। अब आपको बताते हैं कि गुरुत्व बल आखिर क्या होता है, क्या बताते हैं अगला गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को कहां खींचे, अपने केंद्र की ओर खींचे, कहां खींचे अपने केंद्र की ओर। तो गुरुत्व बल क्या होता है, गुरुत्व बल वह बल है जिसमें पृथ्वी क्या करे अपने केंद्र की ओर, गुरुत्व बल, गुरुत्व बल, ठीक है। आपको ये तो बताया जा चुका है, अब गुरुत्व बल बता रहे हैं। तो गुरुत्व बल क्या है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर क्या करे, अपने केंद्र की ओर खींचे, उसी बल को हम कहते हैं गुरुत्व बल, ठीक है ना। और इसी गुरुत्व बल का परिभाषा है क्या है कि जब पृथ्वी कहां अपने केंद्र की ओर खींचे, किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है तो उसी को कौन सा बल कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं, ठीक है। आते हैं अगले हेडिंग पर कि गुरुत्व त्वरण, ठीक है। गुरुत्व बल का परिभाषा नहीं पूछा जाता है, ठीक ना। बस ये ध्यान दीजिएगा कि जो समस्त वस्तुओं को पृथ्वी कहां खींचती है तो अपने केंद्र की ओर खींचती है, याद रखे रहेगा, कहां खींचती है अपनी केंद्र की ओर खींचती है, बस इसको याद रखे रहेगा। जो आता है वो आता है गुरुत्व त्वरण से संबंधित, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है गुरुत्व त्वरण से संबंधित। गुरुत्व त्वरण में आपको अभी बताएंगे कि गुरुत्व त्वरण से संबंधित क्या पूछा जाता है, जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है, ध्रुवों पर क्या होता है, विषुवतीय रेखा पर क्या होता है, लिफ्ट में कैसे परिवर्तन होता है, ये भी बताएंगे। और कैपिटल जी और स्मॉल जी में अभी आपको संबंध भी बताएंगे। तो गुरुत्व त्वरण क्या होता है, जब किसी वस्तु को, अभी बोले ना गुरुत्व बल वह बल जिससे पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है वो गुरुत्व बल होता है। तो वह त्वरण जिससे पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है किसी वस्तु को, उस त्वरण को हम गुरुत्व त्वरण कहते हैं। चाहे कह सकते हैं 1 सेकंड में जब पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को, जब पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर किसी वस्तु को खींचती हो, कितने 1 सेकंड में 1 स्क्वायर मीटर यानी 1 वर्ग मीटर, ठीक ना। तो 1 सेकंड में होने वाली जो
वृद्धि है उसकी, ठीक ना, वही क्या आती है, गुरुत्वीय त्वरण। तो ऐसा त्वरण जिससे पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचे, और इसी को क्या कहते हैं, इस्माइल जी से प्रदर्शित करते हैं। और जो पूछता है वो परिभाषा नहीं पूछता है, वो ये पूछता है इस्माइल जी का मान बताओ, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण है और त्वरण का मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और अभी इसके पहले हम बताए थे आपको कैपिटल जी का मान, तो वो तो 6.67 × 10⁻⁻11 था ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर समझिएगा, ठीक है ना, इसी वजह से मैं यहाँ पर लिख दिया कैपिटल जी और जी में संबंध अभी बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो जी बराबर क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है ना। अब आता क्या है यहां से क्वेश्चन, ये तो हो गया जी का मान, ठीक ना, ये वो त्वरण है जिससे क्या कर रही है, वो खींच रही है अपने केंद्र की ओर, ठीक ना। तो अब ये हो गया कि जी के मान में आखिर परिवर्तन कैसे होते हैं, जी के मान में परिवर्तन होते कैसे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। कैपिटल जी का मान अभी आपको कितना बताया है, 9 ये तीसरा वाला हेडिंग है ना, जी का मान बताया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका जो ध्रुवों पर, कहां पर, ध्रुवों पर, यहां पर ऐसे बनाते हैं, एक सारणी बना देते हैं, आपको याद रहेगा, यहां पर लिख देते हैं महत्तम और यहां पर लिख देते हैं न्यूनतम, क्या लिख देते हैं, न्यूनतम। अब देखिए जब हम पृथ्वी पर ऊपर जाए या नीचे आए तो जो जी का मान होता है वो क्या होता है, घटता है, क्या होता है, घटता है। स्मॉल जो जी का मान है वो पृथ्वी पर चाहे हम ऊपर जाएं और चाहे नीचे जाएं, जी का मान क्या होता है, घटता है, याद रखे रहिएगा। पहला चीज, अगर बात करें ध्रुवों पर क्या होता है, तो ध्रुवों पर होता है अधिकतम, ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम, और विषुवतीय रेखा पर क्या होता है, विषुवतीय रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम। ये सारणी इसी वजह से बना दे रहे हैं। न्यूनतम वाला क्या होगा, पृथ्वी के ऊपर और नीचे जाएंगे तो भी न्यूनतम होगा, किसका मान, जी का मान। अगर विषुवतीय रेखा पर रहेंगे तो उस पर भी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विषुवतीय रेखा पर बताइए जी का मान क्या होगा, बढ़ता है, कम होता है, बदलता, अपरिवर्तित रहता है, कुछ नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल विषुवतीय रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है ना। ध्रुवों पर क्या होता है, जी का मान अधिकतम होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखे रहिएगा। अब हम आपको बताते हैं, ये तो हो गया जी के मान में ऊपर नीचे और ध्रुवों और विषुवतीय रेखा में जब हो गया। अब बताते हैं लिफ्ट की गति, ठीक है ना, यही कि लिफ्ट की अगर गति करता है तो जी पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहला चीज बता रहे हैं। अब बताइए जब हम लिफ्ट में बैठे रहते हैं, जब हम लिफ्ट में क्या होते हैं, बैठे रहते हैं, तो जब हम नीचे आएंगे, लिफ्ट में कहाँ हैं, लिफ्ट से नीचे आए, लिफ्ट में बैठे रहें और नीचे आए, तो उस समय क्या स्थिति होती है, तो उस समय बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारा भार है, क्या है, हमारा भार है, यानी उस समय हमारा जो भार होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है, क्या होता है, अधिकतम, मैक्सिमम भार क्या होता है, अधिकतम होता है। कब, जब हम लिफ्ट में नीचे आते हैं तो। दूसरा कंडीशन, तो जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, जब ऊपर जाए तो क्या होगा, बिल्कुल न्यूनतम होगा, क्या न्यूनतम होगा, भार, क्या न्यूनतम होगा, भार। तीसरी कंडीशन, अगर हम लिफ्ट में जा रहे थे और उसकी डोरी टूट जाए, लिफ्ट की डोरी क्या हो जाए, टूट जाए, तो उस समय क्या हो गया, यानी लिफ्ट की डोरी क्या हो गई, टूट गई, लिफ्ट नहीं टूट गई, लिफ्ट की डोरी टूट गई, तो उस समय हम भारहीनता महसूस करते हैं, यानी हमारा जो भार होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। यानी जब हम नीचे जा रहे हैं तो भार हमारा क्या है, अधिकतम है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब लिफ्ट में हम गति कर रहे होते हैं तो बताइए उस समय हमारा भार क्या है, तो बिल्कुल भार क्या है, अधिकतम है। अगर नीचे जा रहे हैं तो, अगर ऊपर जा रहे हैं तो भार क्या है, न्यूनतम है। और अगर लिफ्ट की डोरी टूट गई तो बताइए भार क्या है, तो भार बिल्कुल क्या है, शून्य है, भार क्या है, शून्य है। ये हो गया इसकी स्थिति, ठीक है ना। ये स्थितियां भी कभी कभी क्वेश्चन में आपके आती हैं, ठीक है ना। चलिए और कोई इसमें कंडीशन, चलिए तो ये याद रखे रहेगा, ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। विषुवतीय रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। ऊपर या नीचे जाते हैं तो भी जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। और ये ध्रुवों और विषुवतीय रेखा तो बहुत बार पूछता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जी के मान में परिवर्तन,
ठीक है, अब आगे बताते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। ठीक है ना, तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध क्या है वो अब आपको बताते हैं। तो अभी हम आपको बताया कि कैपिटल जी क्या है, वो है, कैपिटल जी क्या है, यहाँ पर मान भी मिटा दे रहे हैं। कैपिटल जी क्या है, वो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और स्मॉल जी क्या है, वो है गुरुत्वीय त्वरण, है ना। कैपिटल जी और स्मॉल जी, तो जो चौथा हेडिंग है आपका, है ना, और ये कंप्लीट हो गया आपका गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण, और जी के मान में परिवर्तन भी हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। ठीक है ना, तो कैपिटल जी क्या है, यहां पर लिख दे रहे हैं, यह है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना। और इसी का मान अभी भी लिखे थे 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और अगर लिखे हैं स्मॉल जी बराबर, तो स्मॉल जी का मान अभी आपको बताया था 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसको कहते क्या हैं, इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब आपको बता रहे कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध है। चलिए ठीक है, आ जाते हैं। ई बताइए भार, देखिए आगे है अभी द्रव्यमान और भार, तो आपको हम एक बार ना द्रव्यमान और भार बता देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं जी में संबंध। एक बार हम आपको 5वां हेडिंग यहां पर बता देते हैं, द्रव्यमान और भार, बहुत छोटी सी हेडिंग है, द्रव्यमान और भार। तो होता क्या है वो देख लेते हैं। किसी वस्तु के परिमाण को, किसी वस्तु में जितना परिमाण होता है, उसके वजन में जितना परिमाण होता है, वही उस वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और ये जो भार होता है, ये होता है उसके, जब W बराबर, ये भार क्या होता है, जब किसी वस्तु को, ठीक ना, उसके गुरुत्वीय, तो उसके द्रव्यमान के गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दिया जाता है। यानी अगर हम इसको कहते हैं W, तो W बराबर आपको पता होगा कि M × G होता है, और M क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और G क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। यानी पृथ्वी के अधीन जब किसी वस्तु की गति होती है, तो उस समय उस वस्तु में क्या रहता है, भार रहता है। क्या रहता है, भार रहता है। और आप में जो क्वेश्चन आता है वो हम बता देते हैं कि द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है, कहीं भी चले जाइए द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन भार शून्य हो सकता है, भार शून्य हो सकता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि चंद्रमा पर चले जाएं तो बताइए हमारा द्रव्यमान क्या होगा। कई लोग कहते हैं, होता ना कि आप लोग सुने होंगे कि यहाँ के भार का वहां पर 1/6 है, ठीक ना, तो आप लोग सुने होंगे वहां पर क्या होगा द्रव्यमान। हम कहते हैं अगर यहाँ पर 10 है तो वहां पर कहते हैं हम लोग 60 किलो हो जाएंगे। अरे बिल्कुल नहीं, द्रव्यमान क्या होगा, वो नहीं बदलेगा, द्रव्यमान बिल्कुल, द्रव्यमान ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि किसी वस्तु को, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना, NTPC कार्यालय ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु को अगर हम चंद्रमा पर ले जा रहे हैं तो बताइए उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा। और कब क्या कहता है, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 10 kg है, ठीक ना। तो कहता है अगर इसको हम चंद्रमा पर ले जा रहे हैं पृथ्वी से, तो बताइए उसका जो द्रव्यमान है कितना हो जाएगा। तो महाराज आपको बता देते हैं, द्रव्यमान उतने का उतना रहेगा, यानी 10 kg ही रहेगा, भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं। और क्यों बदल जाएगा जरा देखिए, तो यहाँ पर देखिए M का मान कितना हो गया, यहाँ पर 10, और G का मान हो गया 9.8, तो चेंज नहीं हो गया, भार चेंज हुआ कि नहीं हुआ उसका, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर ही चेंज हो जा रहा है, तो चंद्रमा पर तो चेंज होगा ही होगा। यानी भार चेंज हो सकता है, बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदल सकता है। और ये याद रखे रहिएगा कि भार शून्य हो भी सकता है, लेकिन जो ये द्रव्यमान है वो शून्य नहीं हो सकता है, ठीक ना। और भार कब शून्य हो सकता है, जब गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाए, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण वहां पर नगण्य हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, उसको अभी नहीं बताया, लिफ्ट वाली गति में बताना चाहिए था, नहीं बताया। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा, कि अगर आप मान लीजिए लिफ्ट में गति कर रहे हैं और उस समय का जो त्वरण है, लिफ्ट का जो त्वरण है, अगर गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा हो जाए। अच्छा एक चीज बताइए, गुरुत्वीय त्वरण करता क्या है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचता ना, वही तो गुरुत्वीय त्वरण, अभी बताया गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा है ना। तो पृथ्वी क्या करता है, जब किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है तो उस समय जो त्वरण लगता है वो गुरुत्वीय त्वरण लगता है। तो जब भी बताया, जब गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा तो वस्तु तो खींच नहीं पाएगा वो, तो जब वस्तु नहीं खींच पाएगा तो लिफ्ट कहां लगेगा, जाकर के ऊपर सट जाता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि यदि, क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा लिख दें,
कि लिफ्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि जब किसी वस्तु का उस लिफ्ट का त्वरण यदि गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो जब गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा हो जाएगा तो लिफ्ट नीचे जाएगी नहीं, तो सीधा कहां हो जाएगी? ऊपर सट जाएगी। याद रखे रहिएगा, ठीक ना। वो चौथा कंडीशन था, उसमें नहीं बता पाए, ठीक ना। तो आप उसको भी याद रखे रहिएगा। तो ये हो गया आपका द्रव्यमान और भार। तो यहां पर हमने बताया क्या? W = mg। इसी के में जरूरत है, तो यहां पर याद रखे रहेगा भार शून्य हो सकता है लेकिन द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता। द्रव्यमान नहीं परिवर्तित होता है। क्वेश्चन पूछता है द्रव्यमान परिवर्तन नहीं हो सकता, याद रखे रहेगा, ठीक ना। अगला बताते हैं अब इसमें, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या बता रहे थे? इसी में संबंध बता रहे थे। तो आपका द्रव्यमान और भार कंप्लीट कर दिए। अब हमको क्या बताना है? जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, ठीक ना। ये वाला आपका कंप्लीट हो गया, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। चलिए ठीक है। तो यहां पर अभी हम आपको बताएं कि W बराबर होता है m × g, ठीक ना। और एक चीज बताइए, इस समय जो भी भार कार्य कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखिए, यह बराबर क्या होता है? यहां पर आइए, थोड़ा सा पढ़ाते हैं आपको, थोड़ा सा पीछे। यह बराबर क्या होता है? m × a। ये कब होता है? यह बराबर m में कब होता है? जब हम रैखिक गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं? रैखिक। लेकिन अगर हम ऊर्ध्वाधर गति करने लगे, यहां पर ऊर्ध्वाधर गति करने लगे तो क्या हो जाएगा? माने ऊपर नीचे। तो एक ही जगह पर हम आपको बताते, पहले वाले वीडियो में बताते कि एक ही जगह पर क्या हो जाता है? जी हो जाता है, क्योंकि अब ये जो त्वरण है वो कौन सा त्वरण हो गया? गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो जब ये त्वरण गुरुत्वीय त्वरण में बदल गया तो यहां पर क्या हो जाएगा? यह बराबर क्या हो जाएगा? m × g हो जाएगा ना। और यहां पर क्या है? W = m × g। इसका मतलब है कहीं न कहीं जो बल है वो भार के बराबर है। नहीं समझे? एक बार आइए फिर से समझाते हैं। हमने क्या बोला कि अगर रैखिक गति जब हम किए थे तो न्यूटन का दूसरा नियम था F = m × a। जब रैखिक गति कर रहे थे, अगर वहीं पर हम आगे बताए थे गति के समीकरण में कि अगर हम ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे गति करेंगे तो एक ही जगह पर क्या हो जाता है? g, यानी वही त्वरण गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाता है। तो जब g हो जाएगा ये, तो हो जाएगा F बराबर m × g, mg हो जाएगा। तो जब F बराबर mg और W बराबर mg, तो जब ये mg और mg बराबर है तो कहीं न कहीं W और F भी क्या होंगे? बराबर होंगे ना। तो कहीं न कहीं उसका भार उसके लगाए गए बल के बराबर है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? या हम लिख सकते हैं F बराबर m × g। यहां तक बात थी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अब देखिए F बराबर होता है m × g, समीकरण नंबर 1। और अभी हम आपको पढ़ाए थे F बराबर क्या? कैपिटल G m × m/r²। समीकरण नंबर 2। सोच रहे ई कहां से आ गया? अरे भाई, सबसे पहले न्यूटन का आवर्ती गुरुत्वाकर्षण नियम जो पढ़ाए हैं वही उसी में तो है। चलो अब देखिए, बल और बल बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बल और बल बराबर हो गए समीकरण 1 और 2 में। तो क्या हो जाएगा? m × g बराबर g × कैपिटल M × स्मॉल m/r²। ये छोटा m से एक m कट जाएगा, क्योंकि जो दो वस्तुओं की बात हो रही है उसमें एक वस्तु तो इसके लिए भी तो है, ठीक है ना। तो m से m कट जाएगा। तो यहां पर संबंध क्या मिल गया? संबंध मिल गया आपका g बराबर कैपिटल G × m/r²। ये याद रखे रहिएगा, यही संबंध याद रखे रहिएगा कि स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G × m/r²। जहां पर r क्या है? अभी बताए थे हम आपको, दो पिंडों के बीच की दूरी है, ठीक है ना। m क्या है? उसका एक द्रव्यमान है। g क्या है? g का मान तो पता है, 6.6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और g का मान आपको पता है, यानी ये दो का मान पता है। m का मान दे देगा तो r का मान ज्ञात कर लेंगे, और r का मान दे देगा तो a का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर देखा जाए यहां पर एक क्वेश्चन और बना दें अगर हम आपको, तो उस क्वेश्चन को भी बना देते हैं। कहा जाए, आपको हम इस क्वेश्चन को बताए थे। चलिए आप लोग बताइए कि अगर किसी वस्तु का बल कितना गुना होगा अगर उसकी त्रिज्या जो दोनों के बीच की दूरी है दोगुनी कर दी जाए। अगर दोनों के बीच की दूरी को दोगुनी कर देंगे तो ये बताइए, यहां पर अभी आप देखिए कि F AR के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी अगर R बढ़ेगा तो बल घटेगा, अगर उसके बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगी? घटेगी, बहुत ज्यादा घटेगी, वर्ग के हिसाब से घटेगी। तो और अगर बल बढ़ेगा तो दूरी क्या होगी? जब अच्छा एक चीज बताइए, मान लीजिए दो पिंड हैं, है ना, दो लोग जितना नजदीक रहेंगे बल उतना ज्यादा, आकर्षण बल उतना ज्यादा काम करेगा। तो जितना आकर्षण बल काम करेगा उतना ज्यादा उन दोनों के बीच में क्या होगी? दूरी नजदीकी आएगी। जब दूर रहेंगे दो लोग
दूर दूर रहेंगे तो उनके बीच कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा, तो बल क्या होगा, कम लगेगा, है ना। तो वही बात है। तो R का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो बल होगा घटेगा, अगर हम R को कर दें 2 गुना कर दें तो बल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जब हम 2 गुना रखेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 1/4, ये नीचे है ना तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 आएगा ना तो 1/4 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। अगर इसको हम कर दें 3 गुना तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो 1/9 ना, क्योंकि नीचे है ना तो 1/9, यानी बल कितना हो जाएगा 1/9 गुना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/4 गुना हो जाएगा जब इसको 2 गुना कर देंगे। तो ये क्वेश्चन याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके परीक्षा में, ठीक ना। रेलवे ग्रुप डी छोटा छोटा क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। अब हो गया आपका जी और जी में भी संबंध हो गया। अब आपका बताते हैं अगला क्या, ग्रहों के गति का केपलर नियम, ठीक है ना। चलो, तो जो ग्रह, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ग्रहों की गति से संबंधित किन्होंने नियम दिया था, तो जरा बताइए किसने नियम दिया था, केपलर। कौन, केपलर। याद रखे रहेगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपका ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब आप सभी को 6वां वाला बताने जा रहे हैं कि ये क्या होता है, जो अभी बताया ना कि जो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि केपलर नियम किस नियम से संबंधित है, तो ग्रहों की गति से। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम कौन है, तो वो है केपलर नियम। और इसमें 3 नियम है। तो सबसे पहला नियम पढ़ेंगे कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करता है। कौन से, दीर्घ वृत्ताकार। सोच रहे होंगे ये अजीब बात क्या है, दीर्घ वृत्ताकार का मतलब होता है ऐसे वाला, ऐसे, यानी समझिए एक अंडे वाली गति, जैसे एक अंडा देखे होंगे ना, उसी तरीके के जो मार्ग होता है वो दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। तो पहला नियम क्या है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में गति करता है, ये सूर्य है और ये क्या है, ग्रह है, ठीक ना। तो ये किस कक्षा में गति करते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। और इस पथ में जो सूर्य होता है वो मुख्य फोकस पर होता है। कहाँ होता है, मुख्य फोकस पर। जलवा किसका होता है, सूर्य का, ठीक है ना। ये याद रखे रहेगा। ये पहला नियम हो गया, इसको लिख लीजिएगा। पहला नियम क्या हमने बोला कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के, जो प्रत्येक ग्रह का जो चक्कर होता है वो दीर्घवृत्ताकार पथ में होता है और सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर करते हैं और सूर्य उस बिंदु में मुख्य फोकस पर होता है, ठीक है ना। दूसरा, जो ग्रहों की गति होती है, ठीक ना, जो ग्रहों की क्षेत्रीय वेग, ग्रहों की गति का जो क्षेत्रीय वेग होता है वो नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है। ग्रहों की गति, यहाँ पर गति नहीं लिखे, ग्रहों की गति का क्षेत्रीय वेग क्या होता है, नियत रहता है। इसका मतलब हुआ कि सूर्य जितना पास होता है वेग बढ़ा देता है, वो उसको कहता है और नाच, जल्दी जल्दी उसको नचाता है। तो सूर्य जितने पास रहेगा उसका जो वेग होगा वो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। और अगर दूर होगा तो वेग क्या हो जाता है, घट जाता है। यही मतलब होता है क्षेत्रीय वेग नियत होने का। क्षेत्रीय वेग नियत होने का यही मतलब है कि जब सूर्य पास में होगा तो वेग को बढ़ा देगा और सूर्य जब दूर होगा तो वेग को घटा देगा, ठीक ना। ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है T² प्रोपोर्शनल R3। अब सोच रहे टी क्या है, तो भाई साहब टी क्या है, परिक्रमण काल है। अब क्या होता है परिक्रमण काल, अभी बता रहे हैं। और R क्या है, यह है ग्रहों के बीच की औसत दूरी। क्या है, ग्रहों के बीच की औसत दूरी, यानी कौन, वो सूर्य और उस ग्रह के बीच की, ठीक है ना। परिक्रमण काल क्या होता है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लिया गया समय परिक्रमण काल कहलाता है। फिर से सुनिएगा, सूर्य के चारों ओर लिया गया समय, परिक्रमण करने में लिया गया समय उसका परिक्रमण काल कहलाता है। तो जो तीसरा नियम हो क्या है कि परिक्रमण काल का वर्ग ग्रहों के बीच की औसत दूरी के, ग्रहों के बीच की, ये आर क्या है, ग्रहों के बीच की औसत दूरी है ना, तो ग्रहों के बीच की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है।
या समानुपाती होता है। ठीक है ना। क्या बोले हैं कि जो परिक्रमण काल होता है ग्रह का, वो ग्रहों के बीच की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। और अब आपको बता रहे हैं कि सूर्य के जो सबसे नजदीक का ग्रह है वो है बुध, और जो सबसे दूर का ग्रह है वो है वरुण। और वरुण को आपको बता दें 165 वर्ष लगता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, जबकि वहीं पर बुध को 88 दिन ही केवल लगते हैं, सबसे कम दिन 88 दिन। तो वही बता रहे थे ना, जब सूर्य पास में रहता तो नचाता ज्यादा है, ठीक ना। तो बुध को नचाता ज्यादा, इसी वजह से जल्दी चक्कर कर लेता है, और ये क्या होता है ज्यादा दूर होता है, इसी वजह से 165 वर्ष लग जाते हैं केवल एक चक्कर पूरा करने में। ठीक ना। तो यही क्या है, इसका परिक्रमण काल है। परिक्रमण 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 समय कह सकते हैं आप, काल कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखे रहेगा। तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, बुध। सबसे दूर का कौन है, वरुण। इसको कितना दिन लगता है, 165 वर्ष एक चक्कर पूरा करने में। बुध को कितना दिन लगता है, 88 दिन। ठीक ना। और ये तीनों नियम है, तो तीनों नियम क्या जल्दी में बता दे रहे हैं कि सूर्य क्या दीर्घ, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, और सूर्य उस फोकस वहां पर एक केंद्र में होता है, मुख्य फोकस में होता है। ठीक ना। ग्रहों की गति क्षेत्रीय, जो ग्रहों की गति का क्षेत्रीय वेग होता है वो नियत रहता है, अर्थात सूर्य पास में होता है तो वेग बढ़ा देता है, और दूर होता है तो वेग घट जाता है। और अगला क्या है कि जो ग्रहों का परिक्रमण काल है वो ग्रहों के बीच की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। और यहाँ पर आपको बता दिए कि बुध का 88 दिन और वरुण का 165 दिन है। ठीक ना। तो ये ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम हो गया। ठीक ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें वो ये तीसरा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। ये तीसरा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका परिक्रमण काल किसके बराबर होता है। तो जो परिक्रमण काल का वर्ग होता है वो ग्रहों के बीच की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। ठीक है ना। और अगला क्या है, केपलर का नियम किससे संबंधित है, तो यह है ग्रहों की गति से, ग्रहों की गति से। ठीक ना। अगला बता रहे हैं हम आपको पलायन वेग। तो पलायन वेग आपको नाम से ही लग रहा होगा, पलायन माने भाग जाना। ठीक ना। एक ऐसा वेग जहां पर क्या कोई वस्तु क्या हो जाए, पलायन कर जाए। तो पलायन माने किसको, पलायन माने कहां भाग जाए, पृथ्वी छोड़ करके भाग जाए। क्या हो जाए, पृथ्वी छोड़ करके भाग जाए। ठीक है ना। चलिए, तो आते हैं, आपका ये छठा वाला भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आपको 7वें वाले पर, लास्ट आपका जो टॉपिक है आज का। ठीक है ना। तो लास्ट टॉपिक क्या है, वो है पलायन वेग। और इससे तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, परिभाषा नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी आपको बताते हैं। तो इसका पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर एक सेकंड में अगर 11.2 किलोमीटर किसी वस्तु को फेंक दिया जाए इस पृथ्वी पर से, तो वो वस्तु पृथ्वी छोड़ करके चली जाएगी। ठीक ना। अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ है तो आप क्या करिए, उसको फेंक दीजिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से, वो पृथ्वी छोड़ करके चला जाएगा। ठीक है ना। तो याद रखे रहिएगा, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पृथ्वी का पलायन वेग बताओ, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और पूछा जाए पलायन वेग होता क्या है, तो ऐसा वेग जो किसी वस्तु को जब दिया जाए तो वो वस्तु पृथ्वी छोड़ करके चला जाए, उसकी कक्षा से बाहर हो जाए, तो उसी को हम कौन सा वेग कहेंगे, उस प्रकार प्राप्त जो वेग है उस वस्तु में जो वेग प्राप्त होता है उसी वेग को हम कहेंगे पलायन वेग। ठीक है ना, याद रखे रहेगा। और जो पलायन वेग होता है, पलायन वेग वो उस कक्षीय वेग के, ठीक ना, कक्षीय वेग के करणी में 2 गुना होता है। ये याद रखे रहिएगा। ठीक ना। एक क्वेश्चन पूछा था कि पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध बताओ, तो उसके करणी में 2 गुना, यानी जब कक्षीय वेग माने होता है वो अपने कक्षा में जब गति कर रहा होता है, ठीक ना, तो उस समय का उसका वेग। तो करणी में 2, या तो सीधा सीधा कह दिया जाए कि यदि किसी वस्तु के वेग को बढ़ा करके 41% और बढ़ा दिया जाए, मतलब अगर किसी वस्तु का 100 था और इसी में 41% और बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो भी कहा जा सकता है वो वस्तु ये पृथ्वी छोड़ करके चली जाएगी, उसकी कक्षा छोड़ करके चली जाएगी।
ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पलायन वेग के बारे में भी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन यही पूछा जाता है। और या तो ये आप याद रखिएगा 41% अगर वेग बढ़ा दिया जाए तो पृथ्वी की कक्षा को छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी वाले भी अजीब अजीब सवाल कभी कभी पूछने लगते हैं। तो 41% याद रखे रहिएगा, ठीक ना। और संबंध है पलायन वेग बराबर कर्ण में 2 गुणे कक्षीय वेग, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7वां वाला भी कंप्लीट, ठीक है ना दोस्तों। अब आज का जो गुरुत्वाकर्षण आपका टॉपिक था वो आज का ये यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे। और दोस्तों आप चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करिए आपको क्लास कैसा लग रहा है, और बताइए कि हम क्या चीज़ों को चेंज कर पाएँ ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर बता पाएँ, ठीक है। और दोस्तों इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।